नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार, ड्राइंग एंड पेंटिंग से। अब तक हम चर्चा कर रहे थे जैसे अभी तक बीए पार्ट प्रथम के चित्रकला विषय के बारे में। और इसका जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था भारतीय चित्रकला के षडंग, यानी कि भारतीय जो चित्रकला रही है हमारी प्राचीन चित्रकला, भारतीय चित्रकला, उसके कौन कौन से प्रमुख अंग रहे हैं। तो इसके जैसे 6 प्रमुख अंग रहे हैं और इन अंगों के बारे में एक जैसे श्लोक के माध्यम से समझाया गया है कि भारतीय चित्रकला के वो 6 अंग उस श्लोक के हिसाब से कैसे हैं कि जैसे रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र षडंगकम। यानी कि जो कामसूत्र के जो टीकाकार थे उनकी व्याख्या के अनुसार, यानी जो आलेख्य तथा चित्र के गुण एक ही हैं और उनके द्वारा जैसे वर्णित चित्रकला 6 अंगों का परस्पर बड़ा गहरा संबंध रहा है। जिस प्रकार जैसे मैंने बताया था पूर्व में कि मानव देह को समझने के लिए अंगों की जानकारी जरूरी होती है, उसी प्रकार से चित्रकला का ज्ञान हासिल करने के लिए भी उसके जो 6 अंगों के बारे में जान लेना आवश्यक रहा है। एक चित्रकला है कला के विद्यार्थियों को, कला के विद्यार्थी हैं, कला के सीखने वाले हैं उनको। तो ये जो चित्रकला के षडंगों की जो मैंने बताया था पूर्व में स्टार्टिंग में हमने चर्चा करी थी कि उक्त परिभाषा 11वीं शताब्दी में की गई थी और तब भी है भारतीय चित्रों के संदर्भ में, तब भी अनुकूल थी और आज भी अनुकूल है। और यशोधर पंडित ने उक्त जो सूत्र थे और जिन षडंगों में चर्चा की गई थी, जो मैंने बताया था ना इस श्लोक के माध्यम से कि रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्यम वर्णिका भंग इति चित्र षडंगकम, जैसे रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य योजना सादृश्य वर्णिका भंग। और तो इस तरह से ये इसके 6 भेद रहे हैं। तो 5 भेदों के बारे में हम तक चर्चा कर चुके, रूप भेद के बारे में कर चुके, प्रमाणानि के बारे में कर चुके, लावण्य योजना कर चुके, सादृश्यम के बारे में कर चुके, वर्णिका, और अब है जैसे भंग, ये अर्थात भंगिमा। तो इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो भंग अथवा जिसका जो छठा जो टॉपिक है कि भंग अथवा भंगिमा, यानी कि भारतीय दृष्टि से चित्र की रचना स्त्री तथा पुरुष आकृतियों के अभाव में संपूर्ण नहीं मानी जाती है। यानी कि जो भारतीय जो चित्रकला है, भारतीय चित्र दृष्टि से की चित्र रचना है तो उसके अंदर स्त्री और पुरुष आकृतियों के अभाव में संपूर्ण नहीं मानी जाती। जब तक भारतीय चित्रों में भारतीय नारी है, पुरुष है, तो उनके जब चित्र नहीं होंगे उसके अंदर, तब तक वो चित्रकला पूर्ण नहीं होती। और उसमें भंग अथवा भंगिमा का विशेष महत्व है। तो वो जो आकृतियाँ हैं, चाहे वो मानव की है, पुरुष की है, और वो चाहे स्त्री की है, तो उनकी किस तरह से जो भंगिमाएँ हैं, किस मुद्रा में हैं, तो उन भंगिमाओं का विशेष महत्व है। तो भाभा व्यंजना की कल्पना भी तभी साकार होती है जब नेत्र, नासिका, होठ, हस्त मुद्रा, पद विन्यास और देहयष्टि और भाव की जो भंगिमाएँ वो स्पष्ट हो। यानी कि जो हमारे अंग है, उन अंगों के माध्यम से हमारे क्या भाव है, उन भावों की किस तरह से जो भंगिमाएँ हैं हमारी, किस तरह से जो है आकृति, वो एकदम स्पष्ट हो। और भाव संप्रेषण के लिए चित्रकार सदैव भंगिमा का ध्यान रखता है। यानी कि भारतीय जो चित्र दृष्टि है, भारतीय दृष्टि के अंदर चित्र की जो रचना है, मैंने बताई, इसमें अभी चर्चा करी कि वो स्त्री और पुरुष आकृतियों के अभाव में अधूरी है और संपूर्ण नहीं मानी जाती है। और उसमें जो भंग अथवा जो भंगिमा, यानी कि उसका किस तरह की जो सेफ आकृति है, उसके अंदर क्या भाव है, किस रूप में उन भावों को अपने आकृति या शरीर के माध्यम से वो पेश प्रस्तुत कर रहे हैं। तो उन चीज़ों का मतलब भाव और भंगिमा, भंग उसमें अथवा भंगिमा का जो विशेष उसमें महत्व है। तो ये जैसे भावाभिव्यंजना की कल्पना भी तभी, जो कोई जो भाव है उन भावों को किस तरह से अभिव्यक्त किया जा रहा है, तो उस आकृति क्या भंगिमा है, किस रूप में है वो, किस रूप में वो प्रस्तुत की जा रही है। तो उस जो भाव व्यंजना की कल्पना तभी साकार होती है जब उस आकृति के नेत्र है, नासिका है, होठ है, हस्त मुद्रा है, पद है, विन्यास और देह यष्टि एवं भाव की जो भंगिमाएँ वो स्पष्ट होनी चाहिए।
तभी भाव संप्रेषण के लिए चित्रकार सदैव भंगिमा का ध्यान रखता है। अब जैसे इसमें है कि मानव देह की उत्तिष्ठ या खड़े होने की, यानी कि मानव देह जो उत्तिष्ठ खड़ा होना है, तो खड़े होने की भंगिमा का भारतीय मत अनुसार अग्रांकित 4 रूपों में वर्णन किया गया है। यानी कि एक जो मानव आकृति है, पुरुष की आकृति है, वो जो खड़ी रहती है तो उस खड़ी हुई मुद्रा के अंदर उसके किस तरह से मानव देह की उत्तिष्ठ यानी खड़े होने की जो मुद्रा है, उस खड़े होने की मुद्रा के अंदर उनकी जो भंगिमा का भारतीय मतानुसार अग्रांकित 4 रूपों से वर्णन किया गया है। जैसे पहला तो क्या है, समभंग। तो ऐसी मानवाकृति जिसका भार उसके दोनों पैरों पर समान रूप से पड़ रहा हो, यानी कि जो आकृति है मनुष्य की वो कैसे खड़ी है, यानी कि सीधे अपने जो सीधे सिंपल रूप से जैसे खड़ी हुई है और उसके दोनों पैरों पर समान रूप से उसका भार पड़ रहा हो, तो वो आकृति कहलाएगी समभंग। और दूसरा जो उसका सेफ है या दूसरे रूप में है तो वो है अभंग। और ऐसी मानवाकृति यानी कि ऐसी जो मानवाकृति दूसरी आकृति है वो मानी गई है अभंग। तो ऐसी अभंग वाली आकृति के अंदर ऐसी मानवाकृति जिसमें उसके देह का भार किसी एक पैर पर अधिक और दूसरे पर कम हो, जिससे चित्र की संतुलन रेखा समान नहीं रह पाए। यानी कि जो चित्र में जो आकृति है, मनुष्य की आकृति है, जो आकृति है वो खाली एक पैर पर, जैसे उसका ऐसी आकृति जिसकी देह का भार किसी एक पैर पर अधिक हो और एक पैर पर दूसरा कम हो, जिससे चित्र की संतुलन रेखा समान नहीं रहने पाए। तो ये हो गई उसकी दूसरे तरह की मतलब भंगिमा, या जिसको कह सकते हैं, तो ये कहलाई दूसरी अभंग जिसमें एक पैर पर अधिक भार हो और दूसरे पैर पर कम भार हो। तो तीसरी जो है वो है त्रिभंग। तो त्रिभंग ऐसी मानवाकृति जिसकी संतुलन रेखा में 1, 2 नहीं 3 मोड़ आ जाए और मुद्रा में गतिमान संतुलन आ जाए तो उसे त्रिभंग की मुद्रा कहा जाएगा। यानी कि ऐसी आकृति, मानव आकृति जिसमें जिसकी संतुलन रेखा, यानी कि जो व्यक्ति है या जो खड़ा है तो उसकी जो संतुलन रेखा में 1, 2 नहीं 3 मोड़ आ जाए, मतलब हाथ में अलग, पैर में अलग, शरीर में अलग, इस तरह से लच्छे को उसमें 3 मोड़ आ जाए कि किस तरह से वो घूमी हुई है, झुक रही है, खड़ी है, किस तरह से उसका भार बना हुआ है, बैलेंस बना हुआ है। तो ऐसी मानव आकृति जिसकी संतुलन रेखा में 1 नहीं 2 नहीं 3 मोड़ आ जाए और मुद्रा में गतिमान संतुलन आ जाए तो उसे त्रिभंग की मुद्रा कहा जाएगा। और चौथी को कहा गया है कि अतिभंग। यदि मानवाकृति शिव तांडव की मुद्रा में आ जाए, अर्थात उसमें आवश्यकता से अधिक झुकाव आ जाए, तो उसे अतिभंग की संज्ञा दी जाएगी। यानी कि जो अब नॉर्मल जिसको कह सकते हैं एकदम अलग, जैसे तांडव जो एकदम अचानक होती है, तो तांडव वाली जो जिसको माना गया हमारे शिव तांडव की मुद्रा में यदि मानवाकृति आ जाए तो वो जो आकृति जो कहलाएगी उसकी भाव भंगिमा, तो उसे आवश्यकता से अधिक झुकाव आ जाए तो उसे अतिभंग की संज्ञा दी जाएगी। तो इस प्रकार ये 4 उसकी जो भाव भंगिमा के बारे में 4 बताया। पहला समभंग, दूसरा अभंग, तीसरा त्रिभंग और चौथा अतिभंग। तो अतिभंग जो बताया वो शिव तांडव वाली आकृति के रूप में माना गया है। तो इस प्रकार भारतीय चित्रकला में नाट्य शास्त्रीय मुद्राओं का आरंभ से ही पर्याप्त महत्व रहा है। यानी कि जो भारतीय चित्रकला रही है उसके अंदर हमारे जो नाट्य शास्त्र है, तो नाट्य शास्त्र के अनुसार नाटक में किस किस तरह की मुद्राओं का कैसे क्या है उसके बारे में पूरा वर्णन किया गया है। तो भारतीय चित्र में नाट्य शास्त्र की मुद्राओं का आरंभ से पर्याप्त महत्व रहा है और नाटक और नृत्य कला के पात्र मूक रहकर अपनी चितवन, हस्त एवं पद संचालन तथा अंग विन्यास के माध्यम से ही, यानी कि अंगों के माध्यम से ही अनेक भाव प्रदर्शित करने में
समर्थ रहे हैं और आज भी हैं। तो चित्र में इन मुद्राओं और भंगिमाओं को षडंग की दृष्टि से बहुत जरूरी माना गया है और विषय, कार्य तथा स्थितियों के अनुकूल भंगिमाओं का चित्रण कुशल चित्रकार के लिए अभिष्ट है। यानी कि विषय है, कार्य तथा स्थितियों के अनुकूल, मतलब जिस चित्र का बना रहा है उसकी क्या परिस्थितियाँ हैं, उसके अनुकूल भंगिमाओं का चित्रण एक कुशल चित्रकार के लिए विशेष अभिष्ट है। और शास्त्रों में इसके वैविध्य पर भी जोर दिया गया है। चित्र में भंगिमाओं के माध्यम से वांछित भावों की अभिव्यक्ति यानी कि चित्र में जो भंगिमाएँ हैं, यानी जो भाव और भंगिमाएँ मुद्राएँ हैं, तो उसके माध्यम से वांछित भावों की अभिव्यक्ति की जा सके। और इस हेतु समय और चित्रण पद्धति, चित्रण परिस्थिति के अनुकूल यानी कि भावों की अभिव्यक्ति की जा, इसके लिए क्या है, समय और जो चित्रण की परिस्थिति है उसके अनुकूल चित्रकार को आकृतियों के प्रमाण घटाने या बढ़ाने की छूट दी गई। यानी कि चित्र के अनुसार उसके क्या भाव है, क्या मुद्रा है, उसके अनुसार। तो इस चित्र निर्माण का उद्देश्य रस तथा आनंद की सृष्टि करना है। अतः यह विषय जनित बाह्य अनुभव से किंचित श्रेष्ठ है। और इस दृष्टि से भंग के यानी कि भंगिमा के इस दार्शनिक पक्ष का उदय हुआ कि चित्र दर्शक के सामान्य आस्वाद को, जिस का वह अभ्यस्त हो चुका है, भंग किया जाए। और जगन्नाथ पंडित ने इस स्थिति को चिदावरण भंग के रूप में परिभाषित किया है। और उनके अनुसार चिदावरण भंग हमें मोह निद्रा से छुड़ाकर ऐसे रहस्य की अनुभूति कराता है जिसका सुख अनिर्वचनीय है। और अंत में जैसे कह सकते हैं कि यदि कोई चित्र दर्शक को भौतिक स्तर से ऊंचा उठकर परम आनंद की अनुभूति कराने में समर्थ नहीं होता तो षडंग के अनुसार उसकी रचना निरर्थक सिद्ध होती है। यानी कि इस तरह से ये चित्र के जो भारतीय चित्रकला के जो 6 अंग हैं यानी कि षडंग, तो षडंगों का ये एक छठा इसका जो बिंदु था वो समाप्त हुआ। भाव भंगिमा के बारे में जैसे मैंने बताया कि मानव देह की उत्तिष्ठा या जो खड़े होने की क्या पोजीशन में रहता है, तो उसके जो समभंग है, अभंग है, त्रिभंग है, अतिभंग है, उनके बारे में हमने चर्चा करी। और अंत में जैसे यदि उसमें कहा गया है कि यदि कोई चित्र दर्शक को भौतिक स्तर से ऊंचा उठाकर परम आनंद की अनुभूति कराने में समर्थ नहीं होता तो षडंग के अनुसार उसकी रचना निरर्थक सिद्ध होती है। तो इस प्रकार ये हमारे भारतीय जो चित्रकला यानी कि जो भारतीय कला के जो विशेष जो अंग जिनके बारे में कहा गया है षडंग, तो इनकी विशेष महत्ता थी, महत्ता है और आगे भी रहेगी। तो इनके बिना एक चित्र का निर्माण अधूरा है, चित्र एक नहीं बन सकता। तो इस तरह से ये दर्शक अगर जब तक कोई चित्र एक दर्शक को देखते आनंद की अनुभूति नहीं कराए, सौंदर्य की अनुभूति नहीं कराए, तब तक उसके जो षडंग के जो हमारे तत्व हैं ये हैं, तो उन षडंग के अनुसार उसकी रचना या वो जो चित्र है वो एक तरह से निरर्थक मानी जाएगी। धन्यवाद। इस तरह से ये हमारे षडंगों के बारे में अब तक मैंने आप लोगों को बताया 6 अंगों के बारे में। रूप, भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, योजना, सादृश्यम, वर्णिका, भंग, यानी कि लास्ट में वर्णिका के बारे में बताया था, कलर्स के बारे में और सादृश्य के बारे में। तो लास्ट जो अंतिम बिंदु रहा है वो वर्णिका भंग, यानी कि वर्णिका के बारे में पहले हम बता दिया था, कलर्स के बारे में कि कलर्स और उसकी जो तकनीक है उसके बारे में, और ये है इसमें भाव भंगिमाएँ के किस तरह की भंगिमाएँ होती है उनके बारे में। इस तरह से ये इसके बारे में हमने चर्चा करी। तो ये हमारा भारतीय चित्रकला षडंग का जो टॉपिक है वो पूर्ण हुआ। अब आगे हम चर्चा करेंगे संयोजन के सिद्धांतों के बारे में अगले हमारे उसके बारे में। धन्यवाद।